आइए आज मानव का जो विकास क्रम है, अभी तक हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी का जो इतिहास है, उसका जो उसकी जो आयु है, उसका जो कालखंड है वो कैसा है, कैसे पृथ्वी के बाद उस पे चट्टानों का विकास होता है, चट्टानों के बाद में जीवों का कैसे उस पे पदार्पण हुआ, कौन सा जीव पहले आता है, किस एज में आता है, ये सारी चीजें हमने देखी थोड़ी सी, ताकि हमको ये समझ आ जाए कि हमको इतिहास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से समझना है और उसकी शुरुआत कहाँ से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतिहास सीधे घटनाओं से शुरू हो जाता है। इतिहास को समझने के लिए पहले मानव धरती पर कैसे आया, कैसे उसने विकास किया, ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मानव कहाँ से आया, मानव का विकास कैसे हुआ, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मानव ने संघर्ष किया और आगे सभ्यताओं को बढ़ाया। ठीक, तो इस क्रम में हम देखते हैं पहला जो मानव है हमारा वो रामापिथिकस था और उसके साक्ष्य वहीं से समाप्त हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसा मानव रहा है जिससे हमें मानव के विकास की निरंतरता मिलती है, उससे कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट मिलता है। ठीक, तो हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारे इतिहास का जो विषय है, जो शुरुआत होगी वो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो वानर है उसके विकास क्रम से शुरू करेंगे कि कैसे उसने क्या डेवलप किया। ठीक, तो आइए देखते हैं मानव का विकास। ठीक, मानव का विकास कैसे होता है, तो शुरुआत हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से करते हैं। पिथिकस, ये जो वानर है ये जमीन पर रेंग कर चलता था, जमीन पर रेंग कर चलता था। ठीक, ये वानर है, ये शुरुआत में अभी जो आधुनिक मानव जैसे खड़ा होकर चलता है, सीधे चलता है, वैसे नहीं, ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस वो जमीन पर रेंग कर चलता है और यहीं से, इसी से मानव के विकास की निरंतरता पाई जाती है। ठीक, इतना कंफर्म हुआ कि जमीन पर रेंग कर चलने वाला वानर था, दो हाथ दो पैर दोनों चारों के सहारे चलने वाला था और यहीं से मानव के विकास की, जो आधुनिक मानव है इसके विकास की निरंतरता का क्रम मिलता है और इसी कारण इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ठीक, तो इसके क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन, मानव के विकास की निरंतरता कहां से मिलती है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से, और मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इस तरह से दो प्रश्न हमारे तैयार होते हैं इससे। इसकी खोज जो है, खोज इस मानव की या वानर की रेमंड डार्ट महोदय ने 1924 ईस्वी में की। ठीक, यानी इसका जो पता है वो 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट महोदय के प्रयासों से पता चलता है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक प्रांत में चूने की खान, जो खान होती है, चूने की खान में इस मानव की खोपड़ी मिली, प्राप्त हुई। ठीक, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का एक ट्रांसवाल प्रांत है जहां पर चूने की कोई खान थी, उसमें एक खोपड़ी या अस्थि अवशेष प्राप्त हुआ, जिसके विश्लेषण के बाद पता चला कि यह ऑस्ट्रेलोपिथिकस वानर था, जो आधुनिक मानव है उसके निरंतरता का क्रम यहीं से स्थापित होता है और ये सबका आदि पूर्वज है। ठीक,
इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस का मतलब हैवलेस मतलब थोड़ा रखना, हैवलेस मतलब थोड़ा रखना। तो इसी से हम समझेंगे होमो हैबिलस ये है अपने हाथों को, हाथ तो समय नहीं कहा जाता था, 4 पैर होते थे, लेकिन सामान्यतः जो अगले 2 पैर है उनको हम हाथ की संज्ञा ही देंगे। और अपने हाथों को जब चलता था तो थोड़ा सा कम जमीन पर रखता था, यानी निरंतर अपने चारों पैरों का प्रयोग नहीं करता था, बल्कि थोड़ा सीधा होने का भी प्रयास करने लगा, सीधा होने का प्रयास करने लगा। ठीक, यानी क्या होता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस सामान्यतः जमीन पर रेंग के चलता है। उसके बाद होमो हैबिलस, इसका जो अग्रिम वंशज मिलता है वो जब मिलता है तो उसके बारे में साक्ष्य मिलता है कि वो चारों पैरों से ना चल के बल्कि अपने अगले 2 पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करता था और उसको कभी कभी ही जमीन पर रखता था। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पैरों के सहारे ज्यादा और चारों हाथों के सहारे, चारों पैरों के सहारे कम चलता था। ठीक, ये जो मिला है वो हेडलबर्ग, यूरोप, ठीक, से प्राप्त हुआ है। यानी जो होमो हैबिलस है वो हेडलबर्ग से यानी यूरोप महाद्वीप से प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे होमो इरेक्टस। इसके बाद हमारा आता है होमो इरेक्टस। ये जो है इसको जावा मानो कहते हैं, होमो इरेक्टस। ठीक, इरेक्टस से मतलब निकलता है सीधा खड़ा होने वाला, ठीक, यानी अगर प्रश्न आता है कि सीधा खड़ा होने वाला पहला वानर कौन सा था तो वो था होमो इरेक्टस। ठीक, ये सीधा खड़ा होकर चलता था, इसको जावा मानो भी कहते हैं, जावा मानो। ठीक, इसका नाम पिथिनकैंथ्रोपस इरेक्टस। ठीक, इरेक्टस में होमो इरेक्टस का नाम पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस है, ये इसका नाम है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सुमेलित करने के लिए, तो उसमें ये नाम दे दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि किस क्रम का, जैसे आपको दे दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और पिथिनकैंथ्रोपस और एक और कोई होमो सैपियंस दे दिया गया। तो इसमें आपको पूछ लिया गया कि इसको क्रमवार निर्धारित कीजिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इरेक्टस के चक्कर में आप ये बोल जाए कि पिथिनकैंथ्रोपस जो है वो इरेक्टस ही है, दोनों एक ही चीज है, ये याद रखने की जरूरत है। ये क्या था, ये जो था वो नरभक्षी वानर था। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि ये नरभक्षी वानर था। ठीक, इसके बाद में हाथ का सबसे पहले बड़े स्तर पर प्रयोग इसी ने किया। इसने हाथ का बड़े स्तर पर प्रयोग किया। इससे पहले जो भी वानर आए हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म तौर पर हाथों का प्रयोग करते थे या अपने पैरों को ऐसे प्रयोग करते थे जैसे हाथों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है जो ये इरेक्टस मानो है वो ज्यादा प्रयोग करता है अपने हाथों का, यानी क्या है डेवलपमेंट हो रहा है। हमने पहले देखा रिंग कर चलने वाला, फिर थोड़ा सा सीधा होने वाला, अपने चारों पैरों की जगह 2 पैर 2 हाथ के रूप में इस्तेमाल करने वाला। तो इसके बाद हमने देखा कि अब एक ऐसा वानर आ गया है इरेक्टस जो सीधा खड़ा होता है और हाथों का प्रयोग ज्यादा करता है। इसकी जो खोज है वो जावा द्वीप यानी
इंडोनेशिया से हुई। ठीक, इसकी खोज जावा द्वीप या इंडोनेशिया से हुई। यहां पर नदी है सेलो नदी। सेलो नदी के किनारे एक गांव है, ग्राम है, उसका नाम है टिनिल ग्राम। यहीं से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और पहली बार अगर आग का प्रयोग किसी जानवर ने किया तो वो यही था, आग का प्रथम प्रयोग। ठीक, यानी आग का अगर पहली बार किसी जानवर ने प्रयोग किया, किसी मानव ने प्रयोग किया, तो वो था होमो इरेक्टस। ठीक, इसके बाद अगला मानव इसी के साथ में जुड़ा हुआ है पेकिंग मानव। तो उसको हम यहां देखेंगे क्योंकि दोनों समकालीन हैं। पेकिंग मानव, ये दोनों, ये जो है इसके बाद नहीं आया, यानी कि जो पेकिंग है वो जावा के बाद नहीं है। जावा पेकिंग दोनों समकालीन है, इनका दोनों का स्थान अलग है, दोनों अलग अलग जगहों से संबंधित है, लेकिन समकालीन है दोनों। ठीक, तो जो पेकिंग मानव है यह भी एक नरभक्षी मानव था। नरभक्षी का मतलब ये है, वहां पर कोई मानव नहीं था। नरभक्षी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने समान दिखने वाले जीवों को खाना, यानी जैसे मानव आधुनिक नर के रूप में, नारी के रूप में स्थापित हुआ, तो उन्हीं को अपने समकालीन जानवर जो वानर रहा है उसको खाना, उसको जान से मारकर खा लेना अपने स्वार्थ के लिए, अपने भूख के लिए, मिटाने के लिए। ठीक, तो नरभक्षी का मतलब यहाँ से सिर्फ इतना ही है। यह जो था वो कपी समूह से था, कपी समूह से था। और इसकी अगली विशेषता है इसके 40 अवशेष चीन की राजधानी बीजिंग से मिले हैं। ठीक, और इन्होंने हाथों का प्रयोग बड़े स्तर पर किया। ठीक, अब अगला जो मानव है वो हमारा है, इसके साथ ही समकालीन मानव है, ये जावा है, ये पेकिंग है। पेकिंग मानव जो है वो हमें मिलता है, इसके अवशेष जो मिलते हैं वो 40 अवशेष चीन की राजधानी बीजिंग से प्राप्त हुए हैं। ये वहां पर काफी समय तक सुरक्षित भी रहे, लेकिन चीन जापान युद्ध के समय या तो चीन ने इनको नष्ट कर दिया या जापान ही उसको उठा कर ले गए। इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये वर्तमान में कहाँ है, लेकिन यही माना जाता है कि चीन जापान युद्ध के समय जापानियों ने इसको तबाह कर दिया, या तो नष्ट कर दिया या फिर अपने साथ उठाकर ले गए। ठीक, अब इस होमो इरेक्टस के बाद अगला जो मानव आता है विकास क्रम में वो है निएंडरथल मानव। ठीक, अब हम लोग यहां से निएंडरथल को देखेंगे। इसका जो प्राप्ति स्थान है, इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं हमें जर्मनी की निएंडर घाटी से। जर्मनी की निएंडरथल घाटी से इसके अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहीं से जो कपी है या वानर है, अभी तक तो हमने देखा उसका शारीरिक विकास हो रहा है शरीर में। कभी वो रेंगकर चलता है, कभी थोड़ा खड़ा होता है सीधा, कभी पूरी तरह सीधा खड़ा होता है, कोई हाथों का प्रयोग करता है और कोई आग का प्रयोग शुरू कर देता है। ठीक, इस तरह से वो भौतिक चीजों की तरफ बढ़ता है और शारीरिक विकास करता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ से कपी या वानर का सांस्कृतिक विकास हुआ। सांस्कृतिक विकास आरंभ हुआ। ठीक, अब अगर प्रश्न आता है कि पहला सांस्कृतिक रूप से विकसित मानव कौन सा था, तो वो था निएंडरथल। ठीक, याद रखना है
कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह मानव कौन सा था जो सांस्कृतिक रूप से विकसित था या पहला सांस्कृतिक रूप से विकास करने वाला मानव, तो ये था हमारा निएंडरथल मानव। ठीक, इसके अस्थिशेष जहां से प्राप्त हुए हैं वहां पर जो इतिहासकार साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं उसके आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि इनके बीच में इनके पास आवास व श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। ठीक, आवास मतलब रहने के लिए, यानी कि ये अस्थायी निवासी हो चुके थे कंदराओं में, गुफाओं में। इनमें सब में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अन्य हिंसक जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए और जलवायु से सुरक्षित रखने के लिए, कभी आंधी तूफान, नदी नाले, बाढ़ आदि जो भी जल से जो नुकसान हो सकता था या मान लीजिए जंगली जानवरों से जो नुकसान था, इन सब से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने आवास बना लिया था। और आवास में भी श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। श्रम विभाजन कैसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए महिला है, यानी अगर महिला है और पुरुष है तो ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष बाहर के कार्यों को करके लेके आता हो और महिलाएं घर में रहती हो, इनके साथ की जो महिलाएं। ठीक, तो श्रम विभाजन की व्यवस्था यहाँ से हमको मिलती है, जिसको हम लोग थोड़ा सा आगे की दिशा में देखेंगे। और यहीं से दफनाने का साक्ष्य मिलता है। इससे पूर्व में कहीं पर भी जीवों को दफनाए जाने का साक्ष्य नहीं मिला है। निएंडरथल मानव जो है इसी के कालखंड से जानवरों को या वानर को या मानव को या मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो दफनाने के साक्ष्य सर्वप्रथम मानव विकास में कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो जर्मनी, निएंडर घाटी जो है जर्मनी की, वहां से प्राप्त हुए हैं। और कौन सा मानव दफनाने की प्रक्रिया को अपनाता था, तो वो था निएंडरथल मानव। ठीक, अब इसके आगे जब मृत व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके आवश्यकता की वस्तुएं साथ में रखते थे, साथ में रख देते थे। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है तो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं क्यों रखी गई। वस्तुएं रखने का मतलब है, इससे यह अर्थ निकलता है कि इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास था। ये मानते थे कि ये व्यक्ति जो मर गया है वो किसी दूसरे लोक में कहीं और जाएगा या कहीं पर भी अलग जन्म लेगा और तब उसे इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यानी ये श्रद्धावश, भाई मृत्यु है, जो मृत्यु हो गई जिसको कभी दोबारा जीवन वापस नहीं मिलना है, तो उसके लिए तो वस्तु रखी नहीं जानी। इनको कहीं ना कहीं विश्वास था। कहने का मतलब ये है कि निएंडरथल मानव जो है इसको इस बात का आभास था या इस बात का चिंतन करता था ये कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पुनर्जन्म में ही आवश्यकताएं वस्तुओं की दोबारा पड़ती हैं, मृत व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो ऐसे में हमें ये पता चलता है आवास, श्रम विभाजन, दफनाने के साक्ष्य और दूसरा पुनर्जन्म में विश्वास। यहाँ से धर्म की पहली सीढ़ी जो है, पहला आधार जो है वो यहीं से हमें प्राप्त होता है। इससे पूर्व ऐसा कुछ नहीं मिलता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी मान्यता थी कि आत्मा अमर है, यानी आत्मा की अमरता पे इनको विश्वास है कि जो आत्मा है वो जीवात्मा एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाएगी और वहां पर इन आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करेगी। इनके गुफाओं से जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि इन्हें अक्षर ज्ञान था, अक्षर का ज्ञान भी था। कुछ लिपियां उद्धृत हैं, कुछ लिखे हुए हैं, चित्रात्मक लिपियों में कुछ लिखा गया है। हालांकि उसे पढ़ पाना काफी मुश्किल है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन यह है कि अक्षरों के ज्ञान इनको थे और इनकी अपनी एक लिपि, अपनी एक भाषा थी। इनकी गुफाओं से, यानी जो निवास स्थान है, यहां से जली हुई हड्डियां मिली हैं, इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो मानव था वह आग का प्रयोग करता था। संभवतः उस आग का प्रयोग भोजन पकाने में करता था।
यानी कि आग पर नियंत्रण था। ठीक, आग दो तरह से है, आग पर या एक सिर्फ आग का ज्ञान होना और दूसरा आग पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ये है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें उतना जला लें, और बाकी का आग का ज्ञान का मतलब क्या है, आग लग जाए और वो जलती रहे और अपने आप से बुझ जाए। तो ऐसी स्थिति को अनियंत्रित आग कह सकते हैं। और जो हमने क्या किया कि हमें आवश्यकता है नियंत्रित आग की, तो यानी ये मानव जो था उसने आग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक, जो कच्चा मांस वगैरह खाते थे उसकी जगह ये अब भून कर या उनको पका कर खाने लगे थे। इसके बाद जो अगला वानर हमको मिलता है वो है क्रोमैग्नन। तो इसको हम आगे देखते हैं। क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन जो है इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी मिलती है कि यह होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का पूर्वज है, यह इसी के समान था, समान था। और इसकी जो मस्तिष्क क्षमता थी, इसकी मस्तिष्क क्षमता वह इसके बराबर थी। ठीक, इसके बाद होमोसेपियंस आ जाता है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आधुनिक मानव, होमोसेपियंस जो है वो आधुनिक मानव है। इसका उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। लगभग आज से 30,000 वर्ष पूर्व। ठीक, अब हमने यहां तक देखा कुछ जो पूर्व के वानर हैं जिन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट किया है, उनके डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा है। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कभी कदार एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन मानव की सभ्यता को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि और उसका जो बैकग्राउंड है उसे जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक हमें उसके जड़ की समझ नहीं होगी, जब तक उसकी पृष्ठभूमि समझ में नहीं आएगी, तब तक हम आने वाले उसके कालक्रम को नहीं समझ पाएंगे और बार बार शब्दों को सुनकर मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए हमने इसको मानव के विकास के रूप में पढ़ा है और सिस्टमैटिक पढ़ा है, और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा क्या कि उच्च पुरापाषाण काल जो है इसमें इसका उदय होता है, यानी कि अब हमको उच्च पुरापाषाण काल से पढ़ना चाहिए ताकि हम मानव का जो विकास क्रम है या इसकी जो सभ्यता है उसको साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आगे आइए हम उच्च पुरापाषाण काल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल होता क्या है? पाषाण का मतलब पत्थर और काल का मतलब समय, यानी कहने का मतलब है पत्थरों का समय। पत्थरों का समय कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का समय आता है, सबका अपना अपना समय आता है, ऐसे पत्थरों का भी समय है। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वह समय या उस समय की बात करेंगे जिसमें पत्थरों का सबसे ज्यादा महत्व है या पत्थरों के ऊपर सब कुछ निर्भर था। ठीक, तो पाषाण काल में मानव जो है, जो जीव है, जो वानर है, वो पत्थरों की गुफाओं में रहता है, पत्थरों के बर्तनों में खाना खाता है, पत्थरों के औजार बनाता है, जो भी क्रियाएं अपनी करता है वो सब पत्थरों के माध्यम से करता है, क्योंकि उसे अन्य किसी धातु के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक, तो और इस पत्थरों के प्रयोग के कारण इस पूरे कालखंड को जब तक पत्थरों का प्रयोग मिलता है मानव के द्वारा केवल, उस कालखंड को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, यानी पत्थरों का काल इस नाम से जानते हैं। ठीक, जो पाषाण काल है इसे
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहीं पर भी इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लिखित और दूसरा होता है पुरातात्विक। लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, ये वह लिखित साक्ष्य है जिसके अंतर्गत लौकिक साहित्य, यात्रा वृतांत या धार्मिक ग्रंथ आदि आते हैं, या फिर शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, गुफाओं में उत्कृष्ट चित्रकारी आदि इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य में सिर्फ खुदाई के माध्यम से जो हथियार, औजार, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, जेवर, मुद्राएं, मुहरे, भवन के अवशेष, तोरण द्वार, ईंट, मनके, मृदभांड, ये सारी चीजें जो भी मिलती हैं उनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और इसके आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास की गणना करते हैं या इतिहास का लेखन कार्य किया जाता है। ठीक, साक्ष्यों के आधार पर अगर देखा जाए, जो साक्ष्य हैं इनके आधार पर अगर देखा जाए तो संपूर्ण इतिहास को तीन तरह के इतिहास में बांटा जाता है। साक्ष्यों के आधार पर इसको मूलतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, हम साक्ष्यों के आधार पर अगर देखें तो हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। अब इनकी हम विशेषता देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होते हैं। लिखित साक्ष्य इनके अंतर्गत नहीं उपलब्ध होते हैं। इतिहास जानने का जो साधन होता है वो होते हैं पुरातात्विक अवशेष, यानी जो भी पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनके माध्यम से जिस कालखंड का इतिहास हम प्राप्त करते हैं या उसके ज्ञान प्राप्त करते हैं या इतिहास लेखन करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक, यहां पर लिखित व पुरातात्विक दोनों साक्ष्य होते हैं। किंतु लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, यानी लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्धऐतिहासिक काल। जिसका उदाहरण है या किसी कारण से इसका प्रयोग न कर पाना। ठीक, यहाँ पर उपलब्ध दोनों साक्ष्य होते हैं प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लिखित साक्ष्यों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर हमें निर्भर रहना होता है। ऐसी स्थिति में हम इसको अर्धऐतिहासिक काल कहते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो ये अर्धऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत तो आप समझ ही गए होंगे कि लिखित व पुरातात्विक दोनों साक्ष्य होते हैं और दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक, दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो इतिहास का कालखंड है उसे साक्ष्यों के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, अर्धऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत क्या होता है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, जो भी जानकारी मिलेगी वो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलेगी। अर्धऐतिहासिक काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लिखित साक्ष्यों का प्रयोग इतिहास लेखन में नहीं कर पाते हैं उस कालखंड के।
तो उसको हम ऐतिहासिक काल कह देते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित व पुरातात्विक दोनों साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है और हम दोनों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक, इस तरह से हमने इसको 3 कालखंडों में बांटा। अब हम आ जाते हैं अपने मूल बिंदु पर, पाषाण काल पर। यहां से शुरू होता है आपका वास्तव में इतिहास का पहला टॉपिक, मेन पॉइंट जो है वो यहां से शुरू होता है। ठीक, तो पाषाण काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसमें सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर हम इतिहास का लेखन कार्य करते हैं, या इतिहास लिखने का या इतिहास को समझने का कार्य करते हैं। वहां से प्राप्त खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वहां से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हम उनके जीवन को निर्धारित करते हैं, उनकी दिनचर्या को निर्धारित करते हैं, उनके सामाजिक संबंध का निर्धारण हम वहां की वस्तुओं के आधार पर करते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान के संपर्क के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में जो भी जानकारियां हैं, जो भी विश्लेषण हम करते हैं, वो सिर्फ हम वहां से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से करते हैं। ठीक, हाल मिला तो हम कृषि का अनुमान लगाते हैं, मोहरें मिली, एक तरह की मोहर मिली तो ऐसा लगता है किसी शासक के द्वारा संचालित ये मोहर पूरे साम्राज्य में चलती थी। कई तरह की मोहरें मिली तो उससे 2 आंकड़े निकलते हैं, हो सकता है अलग अलग शासक रहे हो, या हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र से इनका व्यापार होता रहा हो, ये वस्तु या वो मोहर वहां से आई हो। फिर मिट्टी का अनुमान लगाते हैं कि मृदा और वहां पर प्राप्त जो फसलें हैं, जो अनाज के साक्ष्य मिले हैं, दोनों मैच करते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई मिट्टी है जिसमें गेहूं का उत्पादन नहीं हो सकता है, और उस मिट्टी पे गेहूं मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो दूसरे क्षेत्र से आयात किया जाता हो। तो ऐसे ही हम अनुमान के आधार पर पूरे इतिहास का लेखन करते हैं, और कहीं ना कहीं इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम नहीं 100% लेकिन 80 या 90% उस मूल बिंदु के नजदीक जरूर पहुंच जाते हैं जिस पर हमें पहुंचना होता है। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पाषाण काल। पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल है। भारत में 1842 ईस्वी में 1842 AD में सर प्राइम रोज ये अंग्रेज अधिकारी थे। ये अंग्रेज अधिकारी थे ने इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के रायचूर जिले में, कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, रायचूर जिले में एक स्थान है लिंग सुगर, जिले के लिंग सुगुर जिला है, सॉरी सुगुर स्थान है। रायचूर जिले में लिंग सुगुर नामक एक स्थान है। यहां पर पहली बार इन महोदय ने पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक, यानी भारत में पहली बार पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए वो 1842 में प्राप्त हुए। किसने प्राप्त किए? सर प्राइम रोज ने प्राप्त किए। और कहां से प्राप्त किए? तो कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक स्थान से प्राप्त किए। ठीक, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण औजार मिला वो था पत्थर का छुरा व फलक। अभी आगे मैं आप लोगों को कोर और फलक दोनों संस्कृतियों के बारे में जब बताऊंगा तो कोर कैसे बनता है और फलक कैसे बनता है इनको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि यहाँ पर छुरा, पत्थर का और फलक 2 चीजें प्राप्त हुई। दोनों लगभग समान होती हैं एक तरह से देखने में, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग स्तरों पर होता है। ठीक, तो यहां तक हमने देखा। इसके आगे 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में
नर्मदा नदी घाटी से 1853 ईस्वी में जानीवांस महोदय में मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी के तट से एक स्थान है, नर्मदा नदी घाटी है, उसमें एक स्थान है टी नरसिंहपुर। ठीक, यहां से बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए, बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक, यानी हमने देखा, एक हमें कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से मिलता है 1842 में, दूसरा 1853 ईस्वी में जानीवांस महोदय के द्वारा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी के तट पर बसे टी नरसिंहपुर से बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए जाते हैं। अभी हम पाषाणकालीन उपकरणों के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, पाषाणकालीन साक्ष्यों को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक, रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय जो हैं, ये एक भूवैज्ञानिक थे। पहली बार इन्होंने चेन्नई, ये मद्रास, ठीक, के निकट पलवरम नामक स्थान से हैंडेक्स, पलवरम नामक स्थान से हैंडेक्स इसे हम कह सकते हैं कुल्हाड़ी प्राप्त की। ठीक, अभी तक हमने देखा था कि पाषाणकालीन उपकरण में छुरा और फलक मिला है। दूसरे जो महोदय थे उनको काफी संख्या में पाषाण उपकरण मिले हैं, लेकिन छोटे मिले हैं। अब इनको क्या मिला है? हैंडेक्स मिलता है, जो कि आधुनिक कुल्हाड़ी के रूप में होता था। ठीक, इसके बाद 1884 ईस्वी में विलियम किंग द्वारा अतिरमपक्कम से हैंडेक्स की खोज की गई। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर पहले हमें मद्रास यानी चेन्नई के निकट पलवरम से मिलता है दूसरा, उसके बाद अतिरमपक्कम से हैंडेक्स की खोज की गई, किसके द्वारा? विलियम किंग के द्वारा। फिर 1935 ईस्वी में डी-टेरा व पीटरसन, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी हैं। डी-टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में एक कैम्ब्रिज से अभियान दल शिवालिक के निकट, शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक के निकट
कोतवार नामक पठार से, यानी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अभियान दल आया था उसने शिवालिक पहाड़ियों के निकट स्थित कोतवार के पठार से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। ठीक, ऐसा ये जो प्रश्न है वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को नाम दे दिया, फिर इंडेक्स का दे दिया, या फिर विलियम किंग का दे दिया, या डेट दे दिया। जैसे आपको सन दे दिया गया 1863, 1884, 1935, 1842, फिर उसके बाद आगे नाम दे दिए जाते हैं कि इसमें किसका किससे संबंध है पुरातात्विक अन्वेषण में। तो ऐसे यहाँ से हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि आने वाली समस्या खत्म हो जाए अपने आप ही। ठीक, अगर इसको हम एक बार समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो पाषाण काल है, आगे उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल, और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पर, तो ये पाषाणकालीन जो पूरा इतिहास रहेगा वो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि जब हम हैंडेक्स या कुल्हाड़ी इनका नाम सुनेंगे तो ये एक बात समझ में आ जाएगी कि ये कितना पुराना है और कब इसकी खोज हुई थी और किसने की थी। ये वहां पर बार बार यूज करने में फायदा मिलेगा। 1935 के बाद 1950 में ईस्वी में ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई प्री हिस्टोरिक टाइम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, रचना की, उसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो है स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, इसमें पाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि जो पाषाण काल में हथियार औजार आदि प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज हुई है, जो चीजें जहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में सूक्ष्म अवलोकन हमने किया है। कौन सा व्यक्ति खोज करता है किसका, इसको देखा है, और किस सन में किसने खोज की है, इसको देखा है। अब जो मेन पाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल है, वो इसके बाद अगले वीडियो में शुरू होगा, और वहीं से हमारा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों कालखंड हमारे एक साथ चलेंगे। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।